नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है रबाहा इमरान का और इसका टाइटल है ईरान ऑफर्स इंडिया इट्स क्रूड ऑयल फ्यूल्स एट सेम डिस्काउंट्स फैसिलिटीज लाइक रशिया। तो खबर यह है कि ईरान ने भी ठीक वही ऑफर किया है भारत को जो रशिया ने किया है, डिस्काउंटेड कीमत पर कच्चा तेल खरीदने की। और हम सब जानते हैं कि ईरान से हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं। ईरान हमारा दोस्त है और हम पहले से भी उसके साथ तेल खरीदते रहे हैं। हालांकि उसके खिलाफ कई सारे सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन फिर भी वो रास्ते निकाले जाते हैं। लेकिन अब सीधे सीधे ईरान ने ऑफर किया है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो तेल की मारी है फिलहाल तो क्या कहती है, आइए देखते हैं। सर ये बताइएगा कि रिसेंटली खबर आई जिस पे ईरान ने इंडिया से कहा कि आप जो है हमसे क्रूड ऑयल और बाकी फ्यूल वगैरह ख़रीद सकते हैं। हम आपको जिस तरह आप रशिया से ख़रीद रहे हैं सस्ते दामों में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप आने वाले टाइम में हमसे जो है क्रूड ऑयल ख़रीद सकते हैं। ऑफ़र ये करवाई कि सस्ते दामों फैसिलिटी उनको अवेल करवाई जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईरान के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं। ईरान इतने कंफर्टेबली जो है ना वो ओपन मार्केट में किसी को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। रशिया का और ईरान का ऑल टुगेदर काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो है। रशिया एक सुपर पावर है, वीटो पावर होल्ड करती है। रशिया जो है वो डंडे के ज़ोर पे भी अपना ऑयल बेच सकता है। ईरान अनफॉर्चुनेटली रिसीविंग एंड पे होने की वजह से, वीकर मुस्लिम कंट्री होने की वजह से, वीकर कंट्री होने की वजह से वो इस पोजीशन में नहीं है कि आप रशिया को और ईरान को मैच कर सकें। सो प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा ईरान के लिए सैंक्शंस के होते हुए ऑयल जो है वो इंडिया को सेल करना। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान को जो सूट करता है वो करता है लैंड वे के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू जो है ना ऑयल इंडिया ट्रांसपोर्ट करना, और वो लामहला पाकिस्तान से गुजरेगी। अब ये पाइपलाइन ईरान तक बन चुकी हुई है और ये प्लान में था जरदारी साहब के दौर में कि पाकिस्तान जो है वो दे देगा, इनको पैसेज दे देगा जिसके थ्रू इंडिया जो है ना वो ऑयल चला जाएगा। बट सम हाउ ड्यू टू स्ट्रेटजिक रीजंस, डिफेंस रीज़न, वो पाइपलाइन का जो है मनसूबा वो रोक दिया गया। सो अगर लैंड के थ्रू ऑयल नहीं जा सकता और सी के थ्रू जाना है, और सैंक्शंस की मौजूदगी में मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा कि ईरान जो है वो कंफर्टेबली इंडिया को अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो सर जिस हिसाब से इंडिया रशिया से ख़रीद रहा है, इतनी सैंक्शंस होने के बावजूद इंडिया जो है वो रशिया से ख़रीद रहा है। अब ईरान ने भी उसको ऑफ़र करवा दिया देखा देखी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया जो है बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज से नहीं डरता, बल्कि उनका प्रेशर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो नेशनलिस्ट होकर काम करते? क्या कहना? देखें, इंडिया जो है वो अपनी सॉवरेंटी का इजहार करता रहता है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस तरह से सॉवरेन कंट्री के तौर पे ना कभी स्टैंड आउट हुआ और ना अभी तक हो पाया है। इंडिया हमेशा से आंखों में आंखें डाल के बात करता है, सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डाल के कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है एंड दिस एंड दैट, और उसके पीछे रीजंस हैं। पहली चीज़ ये है कि दिस इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी भी दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार है, इकनॉमिक पावर भी है, ब्रिक्स कंट्रीज़ में आता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना के साथ, और इसके साथ साथ इनकी जो लॉबिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस फॉरेन कंट्रीज़ के, यूएस वगैरह के, यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुए हैं इंडिया में। ये सब चीज़ें जो हैं वो बार्गेनिंग पावर को इम्प्रूव करती हैं इंडिया की। लेकिन आप ये देखें, टेक्निकली रशिया से इंडिया ऑयल पहुंचेगा कैसे? वी डोंट हैव अ लैंड रूट, लैंड के थ्रू नहीं आ सकता, चाइना अलाउ नहीं करेगा, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से नहीं गुजर सकता। तो रशिया को जो है वो अपना ईस्टर्न बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा, ईस्टर्न सी यूज़ करना पड़ेगा ऑल टुगेदर फ्रॉम हांगकॉन्ग से, या फिर इसको यूज़ करना पड़ेगा जो आपका बहरा रोम है, ये रूट यूज़ करना पड़ेगा। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी मैसिव हो जाती है कि अगर इंडिया को सस्ता ऑयल दे भी दे, उसमें जब हम ऐड अप करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो इंडिया को इतना सस्ता पड़ेगा नहीं। इंडिया की ऑयल रिक्वायरमेंट्स का फ्रैक्शनल पोर्शन रशिया दे सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि पूरे का पूरा या हाफ उनकी ऑयल नीड्स रशिया पूरी कर देगा, तो दैट विल नॉट बी राइट। ये सिर्फ एक, आई बिलीव कि एक हाइप है कि इंडिया जो है वो सस्ता ऑयल ख़रीद लेगा या ख़रीद रहा है। आई बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, मैं इस चीज़ को बहुत कंफर्टेबली चैलेंज कर सकता हूँ कि कंसिडरिंग ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो कि बढ़ती जा रही हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, कंसिडरिंग द अदर फैक्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैक्टर्स, ये इतना सस्ता पड़ेगा नहीं। डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया सस्ता ऑयल दे दे, लेकिन इंडिया को सस्ता पड़ेगा नहीं। इंडिया चूँकि पता नहीं इन भाई साहब को कितनी जानकारी है इसकी कि नहीं है। कह तो रहे थे कि इकोनॉमिस्ट हूँ, पढ़ाता भी हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ, ये हूँ। अच्छा एक बात बताइए कितने जगहों पर कच्चा तेल जो है वो पाइपलाइन के थ्रू आता है? आप बता दीजिए, क्या पाकिस्तान में आता है?
बहुत मुश्किल है। आप अगर रशिया का देखें तो वो जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्ड 1 पाइपलाइन के जरिए देता है, नॉर्ड 2 के चक्कर में तो बवाल हुआ यूक्रेन वाला सारा। इसके अलावा इंडिया का जो मैक्स पार्ट आता है ना, वो समुद्री रास्ते से ही आता है। जो कच्चा तेल है, वो क्रूड ऑयल, वो समुद्री रास्ते से ही भारत आता है मैक्सिमम। और दुनिया भर में सी रूट से ही सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, चाहे किसी भी चीज की हो, वो चाहे फ्यूल की हो, वो चाहे सामानों की हो, वो चाहे किसी भी चीज की। तो अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। और आप कह रहे हैं कि चैलेंज कर सकता हूं मैं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि हर तरफ ईरान से लेके और उधर सऊदीया से लेके और उधर सब कुछ पाइपलाइन बिछी हुई है क्या हमारे पास तेल आने की? जितनी भी गल्फ कंट्रीज है जहां से हम तेल खरीदते हैं, वहां से आपको दिखता है क्या कि पाइपलाइन लगी हुई है हमारी? दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि रशिया बेच नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपने ये खबर, अगर आप खबर पढ़ते होंगे तो आपको ये पता होगा कि सैंक्शंस लगने के बाद और सारे बवाल होने के बाद भी रशिया से इंडिया ने तेल खरीदने में कितने गुने का इजाफा किया है? बहुत ज्यादा कर दिया है, जिस पर कई यूरोपियन कंट्रीज, यहां तक कि अमेरिका ने भी ऐतराज जताया कि आप रशिया से इतना तेल क्यों खरीद रहे हो। तो उसका जयशंकर ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया था, बोला कि जी हमारे देश की जरूरतें हैं और ये जर्मनी और यूरोप और अमेरिका नहीं बोल सकता। यूरोप तो पूरा खरीदता है अभी भी रशिया से। आप सोचिए, और उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो। इसलिए हंसी आती है मुझे। यहाँ पे इस रीजन में, बल्कि इस रीजन में नहीं, वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी को हर मार्केट जो है ना अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में 7 गुना छोटा कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा करप्शन लेवल है और जो आउटसाइड प्रेशर्स हैं वो हमें राइटफुल डिसीजंस नहीं लेने देते, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो फ्लोटिंग पोजीशन रहती है। इट्स नॉट सिंकिंग बट इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग गुड। पाकिस्तान पिकअप कर रहा था, पाकिस्तान 6% GDP से आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो एकदम चारों व्हील्स को ब्रेक लगा दिया गया। अब इस इकोनॉमी को आगे लेके बढ़ना और इसमें से प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल हो गया हुआ है। जब तक आप ये करप्ट लोगों को, यानी वो क्या कहते हैं उसको, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी कहीं नहीं जाएगी। ये इसी तरह लोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर जो क्रूड ऑयल दूसरे कंट्री से लेना है जहाँ पे अमेरिका इनको फोर्स कर रहा है, उस सूरत में क्या होगा, ये उसमें से किक बैक्स लेंगे। इनकी कोशिश तो ये होती है। अभी पिछले 3-4 महीने में जब से ये पिछली हुकूमत और रजीम चेंज वाला काम हुआ है, तो कोई करप्शन का कोई ऐसा मेजर केस या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं ढूंढा, ना ही मिला इनको, क्योंकि वो लोग करप्शन कर ही नहीं रहे थे। अब वो तोशा खाना और इस तरह की बातें कर लेना, इट इज़ जस्ट नथिंग, यानी इट्स नॉनसेंस। जब मैंने आपको एक चीज़ गिफ्ट दे दी, आप उसको फेंक दें, किसी को दे दें, बेच दें, इट्स अप टू यू, यानी इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, एनीबॉडीज कंसर्न के जो उसके ऊपर क्या केस बनता है। आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, दैट्स इट। तो अगर ये ईरान से तेल लें तो मैं समझता हूँ कि ईरान से तेल लेना ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि ईरान से बेशुमार क्रूड ऑयल और डीजल वगैरह जो है मोटर बाइक्स पे आता है, स्मगल होके आता है। तो अगर आप उसको लीगलाइज कर लेते हैं, रेगुलराइज कर लेते हैं और इस तरह से पेट्रोल को आप यानी अपनी इकोनॉमी में ऐड करते हैं एट ए चीपर प्राइस, सो यू आर वेल ऑफ। ये ऑफर तो सिर्फ इंडिया के लिए है ना, पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना? ट्राई नहीं कर रहे ना जी, हम ट्राई नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, अगर हम ट्राई नहीं कर रहे, हम रशिया के साथ जो हमारे मामला थे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में पहले दिन ही जब वो रशिया चले गए थे, उसके बाद जो हमें रिजल्ट्स भुगतने पड़े वो भी आपके सामने है, ठीक है, और वो भी सारी सिचुएशन आपके सामने है। उससे ये डर रहे हैं कि अगर हमने वो स्टेप लिया तो हमारे साथ भी वही ना हो जो IK के साथ हुआ है। इस वजह से ये लोग आगे कोई स्टेप ले ही नहीं सकते। फिर वो ब्लॉकिंग है, एक ब्लॉक बना हुआ है चाइना का, चाइना रशिया और ये ब्लॉक, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। तो हम लोग जो है, हमारे में इतनी, यही तो बात की थी ना इमरान खान ने 2013 में, जबकि ये इलेक्शन जीत रहा था, उस वक्त इसको गिराया गया लिफ्टर से, और उस वक्त इसके मुंह से ये निकला था कि मैं ड्रोन हमले नहीं होने दूंगा। ठीक है, उन कमेंट्स की वजह से इसको इलेक्शन नहीं जीतने दिया गया था, अदरवाइज ही वाज विनिंग ऑल द पोल्स, पॉपुलर पोल्स भी जीत रहा था, बाकी दूसरे जो इंटरनेशनल पोलिंग होती है
इलेक्शन से पहले उनमें भी टॉप पे था ये, लेकिन इसको पहले गिराया गया क्यों, वो एक अटेम्प्ट थी इसकी किलिंग अटेम्प्ट थी, इसकी मर्डर अटेम्प्ट थी, ही सर्वाइव्ड। और उसके बाद इसको इलेक्शन में हरा दिया गया। किसी को अगर याद हो आरटीएस कैसे बैठा और मॉडल टाउन में कैसे उसने तकरीर की नवाज शरीफ ने कि जी मुझे 2/3 मेजॉरिटी दें, और 11 बजे वो तकरीर कर रहा था, जो कि रिजल्ट आते आते सुबह हो जाती है। तो ये सारी गेम्समैनशिप है। इधर तो रात को गवर्नमेंट कुछ और, दिन में कोई और, तो कोई कुछ पता नहीं चलता कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहाँ पर स्टैंड कर रही है। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि सर जिस हिसाब से इंडिया जो है रशिया से सस्ते दामों क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है और अब इस तरह ईरान के ऑफ़र आ जाना, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं आज की डेट में बहुत अच्छी हैं और किसी सुपर पावर कंट्री के आगे वो नहीं झुकता? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। दे आर फेवरिंग देयर नेशन। अब उन्होंने वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस जो यहाँ पे हमने बढ़ाई थी उन्होंने कम कर दी थी, बिकॉज दे वर बाइंग पेट्रोल एट अ चीपर रेट, एंड नाउ वी कांट टेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस। व्हाई? बिकॉज वी हैव ए नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये लोग उन असेंबलियों में बैठे हुए हैं जिनको ये कह रहे थे कि जी ये रॉन्गली पोल्ड असेंबलीज हैं, ये सारे लोग जो हैं गलत तरीके से इलेक्ट हुए हैं। अब वही लोग जो हैं उन्हीं असेंबलियों को यूज़ करके नैब को भी एलिमिनेट कर दिया। इलेक्शन कमीशन वाला तो वैसे ही इनका बना हुआ है, इल्ज़ाम IK पे लगा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन वाला जो है उसको मिलिट्री ने दिया था कि भाई जान इसको लगा लें, अब लगा के वो अपने काम पूरे करवा रहे हैं। अब ये 20 सीटों का जो इलेक्शन है बहुत जोर लग रहा है दोनों तरफ, लेकिन रिजल्ट 93-7 है। आप देखिएगा कौन जीतेगा। तो अब देखिए 93 जो 94 उनके लिए हो जाएगा। तो ये मैजिक होता है यहाँ पे, जिसको शहबाज शरीफ का झुरलू कहते हैं इसको। सर ये तो हमारे हो गए ना इंटरनल मैटर्स, यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ एक्सटर्नल मैटर्स की। इंटरनल मैटर्स में आपके पास इतनी विल पावर ही नहीं है, इतने गट्स ही नहीं है कि आप डिसीजन ले सके कि हमने ईरान से बाय करना है या हमने रशिया से बाय करना है। यू कांट डू दैट। सैंक्शंस सर देखिए, इंडिया जो है इतनी बड़ी बड़ी सैंक्शंस के बावजूद फिर भी खरीद रहा है और उसको वो किसी भी सुपर पावर कंट्री के आगे नहीं झुक रहा। तो सर इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि इंडिया आज की डेट में क्यों नहीं झुकता, जबकि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले सिलेंडर कर देता? इंडिया एक, जैसे मैंने शुरू में बताया, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया हिंदू कंट्री है, and we being Muslim ग्रो कर रहे हैं। Yes, of course. What's happening with the Muslims there? They are trying to eliminate the Muslim population. सर अगर इस तरह की बात थोड़ा सा आगे आइएगा, इस टाइम वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है ना इंडिया में 25% हो चुकी हैं, जबकि जब हिंदुस्तान बना सिर्फ 5% माइनॉरिटीज़ थी, अब 25% हो गई है। तो मतलब अगर इस तरह होता तो फिर मुसलमानों के साथ वहाँ पे अगर ज़्यादती हो रही होती तो UAE जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस ना करता। मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पर पॉलिटिशियंस में देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, वहाँ पे मुस्लिम लोगों को भी हम मतलब देखते हैं। तो सर अगर इंडिया, पहली चीज कि हिंदुस्तान बना नहीं था रिबाहा, हिंदुस्तान पहले से था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान बना था। दूसरी चीज कि ये जो भाई साहब कह रहे थे कि एलिमिनेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, तो जरा अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि 47 में जब आपका मुल्क बना तब उस वक्त वहां पे हिंदू की संख्या कितनी थी? हिंदुओं की संख्या 16-17% थी। आप लाख बहाने बना लें, लाख बांग्लादेश का हवाला दे दें, लेकिन इस समय 1% से भी नीचे चली गई है आपके यहाँ जनसंख्या, अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज की। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की संख्या आप देख ही रहे हो कि 47 में क्या थी और आज उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर यहाँ पे एलिमिनेशन चल रही होती, यहाँ पे सप्रेशन चल रही होती, तो उनकी संख्या बढ़ती नहीं, आपकी तरह घटती। तो एलिमिनेट और सप्रेशन आप कर रहे हो और ये दुनिया देख रही है। आपके बोल देने भर से ये झूठ जो है वो सच में तब्दील नहीं हो जाएगा। दुनिया फैक्ट्स देखती है, फिगर्स देखती है, और फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो भारतीय के पक्ष में है, भारत के पक्ष में। को सस्ता पड़ेगा नहीं तो रशिया से भी तो इंडिया खरीद रहा है ना, तो मतलब अगर रशिया से खरीद रहा है तो सस्ता कर रहा है, उधर से मंगवा सकता है तो इधर से भी मंगवा ही लेगा किसी ना किसी तरीके से। होता ये है कि मेरा क्वेश्चन अपनी जगह पे कितने %, अगर मैं कहता हूँ कि 5% ऑफ द रिक्वायरमेंट है तो दैट इज़ पीनट्स। अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स 100 की, 100 लीटर, 100 बैरल्स की, और 5% रशिया से मंगवा रहा है तो कुछ भी नहीं है ना ये, ठीक है। ऑयल इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में आ रहा है ईरान से स्मगल होके। आई बीन टू ग्वादर, मैंने वहाँ पे खुद देखा है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे टैंकर्स आ रहे होते हैं, ग्रे चैनल्स हमेशा से रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी लीगल इम्पोर्ट की बात करते हैं, या ईरान के लिए एक्सपोर्ट बनती है और इंडिया के लिए इंपोर्ट बनती है, तो वो सैंक्शंस की मौजूदगी में पॉसिबल नहीं है। सर
क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया जो है उस पर अगर यूएस का प्रेशर होने के बावजूद वो रशिया से ख़रीद सकता है, तो वो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि तो वो किसी भी कंट्री से के सामने झुकता नहीं है सुपर पावर कंट्रीज़ के आगे? देखें, ये मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि इंडिया एक्सप्रेस करता रहता है अपनी सॉवरेंटी से हमारी मुराद खुद मुख्तारी थी, जिसको हम कहते हैं ना ये खुद मुख्तार कंट्री होने का, वो एक्सप्रेस करता रहता है। जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है वायलेशन के हवाले से ह्यूमन राइट्स के, चाहे वो आसाम में हो चाहे वो कश्मीर में हो, और जब भी कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड अप करती है या यूनाइटेड नेशंस में या सिक्योरिटी काउंसिल में कोई मूवमेंट आती है, तो इंडिया उसको चैलेंज कर देता है और कह देता है कि मेरे अंदरूनी मालूमात में मुदाखलत है। तो दे हैव गॉट अ वेरी विजिबल एंड वेरी वोकल फॉरेन पॉलिसी। सॉवरेंटी है या नहीं है, एटलीस्ट एक्सप्रेस ज़रूर करता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड इन इंडिया, कि वो अपने आप को एक सॉवरेन नेशन के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन के तौर पे ना हमेशा से अपने आप को ब्रांड करता है, अपने आप को पोजीशन करता आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि देखें, ये अब किससे ले रहा है, किससे नहीं ले रहा। आप ईरान का साथ, तो मैं बड़ा स्ट्रेट से मैं एक क्रॉस लगा सकता हूँ ये बात करके कि सैंक्शंस की मौजूदगी में कोई मुल्क भी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो जेड हो, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सैंक्शन लगा दिए हैं, यूनाइटेड नेशन ने लगा दिए हैं, जो ईरान पे चार्ज किया जाता है कि आप हमें इजाज़त नहीं दे रहे, अपनी एटॉमिक तनसीबात का एक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो आप पे ये सैंक्शंस तजारती पाबंदियाँ हैं, तो फिर कोई मुल्क भी जो है ना वो ये डेयर नहीं करेगा कि वो जाके ईरान से ओपनली जो है ना वो ऑयल ख़रीद सके, क्रूड ऑयल ख़रीद सके। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में जिस हिसाब से मतलब हम देखते हैं कि हम तो ईरान से, रशिया से ऑयल ख़रीद ही नहीं सके, ठीक है, क्योंकि हम पे सैंक्शंस लगा दी गई थी कि हमने उन पे सैंक्शंस लगा दी गई थी कि हम उनसे ख़रीद नहीं सकते। तो क्या कहना चाहेंगे कि हम पे प्रेशर डाला जाए तो हम फौरी पलट जाते हैं, और जबकि इंडिया पे प्रेशर डाला जाए तो वो नहीं पलटता, वो बल्कि वो नहीं झुकता। यस, आई एग्री। पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमेशा से डिपेंडेंट रहा है सुपर पावर्स पे, जिनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही है पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स में। सो पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन, के ज़माने में 60s में शायद हो, मे बी 70s के मिड तक हो, लेकिन उसके बाद से हम ये देखते आ रहे हैं कि इस पर ज़रा सा भी प्रेशर आता है, चाहे वो IMF के थ्रू या वर्ल्ड बैंक के थ्रू आए, चाहे वो फॉरेन मिशंस या एम्बेसीज़ की इकोनॉमिक पावर्स, सुपर पावर्स के थ्रू आए, तो पाकिस्तान जो है एकदम से रिट्रीट कर जाता है, पाकिस्तान एकदम से दबाव में आ जाता है। इंडिया के साथ ये सिचुएशन नहीं है। उसकी ऑब्वियसली रीजंस हैं, एक तो उनका स्टांस है, उसके साथ उनकी इकोनॉमिक वेलबींग या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, इंडिजीनियस इकॉनमी है, उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है उनकी सॉफ्टवेयर की एंड अदरवाइज भी, ठीक है। सो ये बात बिल्कुल आपकी, मैं पहले पार्ट से एग्री करता हूँ कि इंडिया कैन विद स्टैंड, इंडिया स्टैंड ले लेता है। इंडिया एटलीस्ट स्टेटमेंट्स की हद तक वो ये लाजमी शो कर देता है कि वो एक सॉवरेन नेशन है, और पाकिस्तान उस तरह से तल्ख बयानात नहीं दे सकता। तो सर, फिर इस हिसाब से तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज की डेट में बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, होता क्या है, होता यह है कि फॉरेन पॉलिसी जब बनाई जाती है, उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो बहुत सारी काउंटर फोर्सेस भी आती हैं। वो कहते हैं ना कि सज्जन कोई कोई दुश्मन हर कोई। अब होता ही है कि अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया के सारे हामी हैं, हालांकि बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है, अरब कंट्रीज़ में भी है, कई सारी अरब कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पाकिस्तान गुड बुक्स में नहीं है, इंडिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज वैसे है, ये इंडिया गुड बुक्स में है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन अब इस हिसाब से तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी, इस बात को अब डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम्स हैं। इस कार्ड को पाकिस्तान हमेशा से प्ले कर लेता है। जब भी पाकिस्तान जाके किसी भी गल्फ कंट्री में, सऊदीया चला जाता है, मिडल ईस्ट जाता है, और जाके ये बात करता है कि जी देखें, आर वी योर ब्रदर्स और दे, तो उनके पास कोई जवाब इसके अलावा नहीं होता कि कहते हैं कि जी यू बीइंग मुस्लिम्स आर आवर ब्रदर। तो हम तुर्की की बात करते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हमसे ज़्यादा बिजनेस तो वो इंडिया के साथ क्यों करते हैं? इस पे हमारा अपना कसूर है। हम लोग बिजनेस उस तरह से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये देखें, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का जो इंडेक्स है ना इंडिया में बहुत हाई है। वहाँ पे गली गली में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, गली गली में बिजनेसेस हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, टेक्सटाइल को देख लें, बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम लोग हिस्टोरिकली एक जॉब ओरिएंटेड कंट्री रहे, हम लोग ने अभी एंटरप्रेन्योरशिप का सबक पढ़ना सीखा है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान डिपेंडेंट रहा है लोन पे और एड पे। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं, हम डिपेंड करते रहे, हम हिस्टोरिकली डिपेंडेंट रहे हैं। डिपेंडेंट जो होता है ना वो फिर एक बड़ा वो एक हर मीम बन जाती है, लेकिन वो एक बात तो है ना अपनी जगह पे, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। एक फैक्ट तो है कि जब आप हमेशा से एड मांग रहे होते हैं, जब हमेशा से आप लोन मांग रहे होते हैं, तो आपकी बार्गेनिंग पावर नहीं रहती। लेकिन अगर आप किसी की इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में करवा लेते हैं, तो जहाँ पे इंडिया पे किसी किस्म का कोई प्रेशर आता है यूएस का, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं मल्टीनेशनल्स की, उनकी दुम पे पाँव रख देती है। वो भागे भागे जाते हैं वाइट हाउस, वाशिंगटन, वहाँ जाके वो कहते हैं कि वो इनको क्यों तंग कर रहे हो भाई, ये हमारे स्टेक्स हैं वहाँ पे, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है।
अब वो लोग जो हैं, वो जो कंपनीज हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, ये डोनर्स होते हैं आपके बोथ डेमोक्रेट्स के भी, रिपब्लिकन्स के भी, वो वहाँ पे उनको बैकफुट पे आना पड़ जाता है। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कह लीजिए, इसको जो आप डिप्लोमेसी कह लीजिए, उसमें अभी तक बैकफुट पे है इंडिया के साथ, उस तरह से वो मैच नहीं कर पा रहा। तो फिर सर इसका मतलब ये है कि इंडिया हमसे बहुत अच्छा जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे ख़ुद को, और बहुत अच्छे से चल रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर, और साथ ही साथ जिस तरह वो बिज़नेस ले रहे हैं और जिस तरह वो बिज़नेस कर रहे हैं, और किसी सुपर पावर के आगे वो नहीं झुकते। देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने बात कर दी, सुपर पावर के आगे झुकना। हम बीइंग मुस्लिम तो ये कहते हैं सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं फैक्चुअल बात कर हम भी फैक्चुअल बात कर रहे हैं। यहाँ मैं मज़हब की बात नहीं कर रही, मज़हब को एक साइड पे रख के मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखें, सुपर पावर इज़ ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। क्या यूके सुपर पावर नहीं थी? थी ना, अब है। क्या यूएसएसआर सुपर पावर नहीं थी ना, अब है। अब नहीं है ना। रशिया है ना अब तो, यूएसएसआर तो नहीं रहा ना। हर ताकत, हर रूज को जवाल है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। इस वक्त अमेरिका अगर सुपर पावर है तो आप जाके अंदरूनी हालात देखिए। अमेरिका के इस वक्त जो है वो बिल्कुल खोखली इकॉनमी हो चुकी हुई है। वो अपने पास्ट जो कह लीजिए कि एक उस पर जो है ना वो स्टैंड कर पा रहा है बेयरली। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। ये है कि जब भी कोई इकॉनमी, आपने यकीनन शायद बिजनेस के बारे में पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं जिसमें रिसेशन होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, उसके बाद फिर डिप्रेशन आता है, ठीक है ना। तो ये साइकिल्स होते हैं। जो भी इकॉनमी ग्रो करती है वो एक हद तक ग्रो करती है। जैसे आप गुब्बारे के अंदर एक हवा भरते हैं ना, एक हद से ज़्यादा हवा भरेंगे तो फट जाएगा। तो जब वो इकॉनमी एक खास स्टेज पे पहुंच जाती है तो उसके बाद उसके अंदर डिक्लाइन आना लाजमी होता है। ये एक फैक्ट है। ऐसा नहीं होगा ना तो वो इकॉनमी नोज डाउन हो जाएगी, वो तबाह हो जाएगी। तो ये जो साइक्लिकल फेजेस होते हैं ना, जिसको इकोनॉमिक ट्रेड साइकिल हम कहते हैं, ये दुनिया की हर इकॉनमी ने देखे हैं। सो इंडिया इस वक्त ब्रिक्स में आता है। हम तो कभी भी स्टेबल नहीं हुए, फिर इसका मतलब हम लोग उस स्टेज पे नहीं आते। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, आपने टॉपिक छेड़ दिया, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। पाकिस्तान मसला नहीं है सर। जो रियल स्ट्रेंथ है ना वो हमारी ग्रे इकॉनमी है। ग्रे इकॉनमी जिसको हम नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी कहते हैं, ठीक है। होता ये है कि पाकिस्तान की 2/3 इकॉनमी ऐसी है जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है। ये वो इकॉनमी है जो हमारे मदरसों को भी सदका ज़कात दे रही होती है। ये वो इकॉनमी है जो टैक्स नेट में भी नहीं है। ये वो इकॉनमी है जो मंडियों में बैठी हुई है, कैश पे काम कर रही है। इस इकॉनमी को जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे या हिट नहीं होगी ना, पाकिस्तान की इकॉनमी को कुछ नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि एक ऐसी चीज़ है जो अनदेखी है ना, नज़र नहीं आ रही, उसको आप छेड़ नहीं सकते। अब 2/3 इकॉनमी का मतलब है कि 100 रुपये अगर ज़मीन से बाहर है तो 200 ज़मीन से अंदर है। कैसे ये बातें भी कर लेते हैं आप लोग सर। अगर कोई असर नहीं पड़ रहा, पाकिस्तान की इकॉनमी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो आपके यहाँ जो वो डालडा को आप लोग जो घी कहते हो, देसी घी, और आप जो घी कहते हो, वो इतना महंगा क्यों हो गया है? आटा इतना महंगा क्यों हो गया है? चावल इतना महंगा क्यों हो गया है? रोटियां इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? आप ये बता दो। मैंने तो कई वीडियोस में देखे हैं कि रोटियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं और रोटी लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो कहाँ है वो घुसी हुई, जो जमीन के अंदर घुसी हुई इकॉनमी है, जो बड़ी इकॉनमी है, वो कहाँ है? क्या कर रही है वो? और क्यों सरकार को भीख मांगने जाना पड़ रहा है कटोरा लेकर? कभी IMF, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, कभी चाइना, कभी सऊदिया, कभी यहां, कभी वहां। क्यों? अपनी ही इज्जत क्यों उतरवा रहे हैं आप लोग, अगर बहुत अच्छी अंडरग्राउंड इकॉनमी है आप लोगों की तो? सो इकोनॉमिकली वी आर वेरी वीक। हिस्टोरिकली हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं। एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आई वुड स्टिल से कि पाकिस्तान वुड नॉट बी एन ईजी कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड एज अ, जिसको हम कह सकते हैं कि बैंकरप्ट कंट्री है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो एक शैलो या हॉलो इकॉनमी के तौर पे चलता आ रहा है, और आज से नहीं, पिछले 3-4 डेकेड से, और एक्सपेक्टेड ये है कि यूँ चलता रहेगा। वो वहाँ पर मतलब किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, मतलब मैंने ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस ओवरऑल सिनेरियोस को देखकर? Muslim population within India is being subjugated. They are being targeted. They are being hit by everybody around. They are in bad condition. Even the Muslims out of India, they are not willing to go back to India. I have a lot of colleagues. They don't want to go even for vacation because they are scared there. They may be crushed on the roads. लिंच किलिंग है वहाँ पे, बहुत कुछ हो रहा है, मस्जिदें नहीं छोड़ रहे,
उन लोगों के उनका टारगेट जो है ना, उन्होंने अपने सामने इस्लाम को रखा हुआ है। फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही क्यों जा रही है? फिर अगर हमारे मुल्क में अगर देखें, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी माइनॉरिटीज़ की। अब 0.1% माइनॉरिटी रह गई है पाकिस्तान में। माइनॉरिटीज़ अभी भी 3% से ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को इक्वल ट्रीट किया जाता है। आपने कहा 3%, तो 20% से 25% से वो 20% इतना राउंड अबाउट था। आप चाहे गूगल रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, डॉन न्यूज़ के जो आर्टिकल्स हैं उसको पढ़ सकते हैं आप। डॉन न्यूज़ को तो नहीं पढ़ें तो बेहतर है ना। डॉन न्यूज़ में होता क्या है? डॉन लीक्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। इंटरनेशनल खबरें भी होती हैं। आप और भी मुख्तलिफ मीडियाज़ देख लें, चलें आप डॉन न्यूज़ को ना देखें। वहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं, जो मैंने रिसर्च की है, वहाँ पर 20 से 25% जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में, उसकी तादाद जो हो चुकी है, चले आपके मुताबिक 3% है, ठीक है, 25 से और इतने लेस हो चुकी हैं, मतलब तो कहाँ गई वो माइनॉरिटी? We grew more in numbers. I have a family, there are 6, we were 6 siblings. Maybe they are having 1 or 2, so that's why their population reduced. They are like, and then they try to. जो थे वो कहाँ गए? Move on कर गए? Yes, many of them. Even a lot of Hindus moved to India also in the beginning, and until now, a lot of Hindus kept on. यहाँ पे पाकिस्तान में राइट्स नहीं मिल रहे, तो इस वजह से वो मूव कर। No, that's not true. That's not true. But they still they are willing to. For example, we are willing to move to Muslim countries. Like, but my children are not willing to go there. My sons are in Canada. They don't want to stay in Saudi Arabia because these are the choices, the individual choices. India is a huge market, and India is a decision maker, and the world powers are afraid of India. India is atomic power also. At the same time, India has a lot of relationship with Israel. They are in diamond cutting industries. They are doing a lot of business together. But what we are doing, we are just only spoiling our resources. We are not letting right people for the right job, and we have a mindset of how to make quick money, how to do something to earn a lot of kickbacks. That's our culture. You go and buy potatoes or tomatoes and apples, he will mix them, half of them when you will find in the home, all rotten. That's our culture. थैंक यू। ये तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छा है जो भाई साहब बोल रहे थे। आप लोगों का तो खैर हर तरफ से मामला अटक के ना वो मजहब में घुस जाता है, वहीं अटक जाता है, कांटा वहीं फंस जाता है। आप लोग ऐसी मछली हो जो बस वो मजहब के कांटे में फंसी हुई है। तो आप लोग का कुछ हो नहीं सकता बॉस, हो नहीं सकता। आप लोग जब अपने पे बात आती है तो साफ झूठ बोल जाओगे, मुकर जाओगे कि नहीं नहीं नहीं, इतनी तो पॉपुलेशन ही थी माइनॉरिटीज की और वो तो चले गए, हम कहां उनके ऊपर कोई जुल्म करते हैं, बराबरी का हक देते हैं। अरे बेशर्मो, ये शब्द इसलिए कह रहा हूं, ये जानते हुए भी कि आपके मुल्क में कोई भी नॉन मुस्लिम न पीएम बन सकता है, न राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब प्रेसिडेंट, न आपका चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ना आर्मी चीफ बन सकता है, ना नेवी चीफ बन सकता है, ना एयरफोर्स का चीफ बन सकता है, ना इलेक्शन कमीशन का चीफ बन सकता है। किसी भी बड़े पद पर वहां का चीफ नहीं बन सकता। और आप बात करते हो बराबरी की, हुकूक देने की, हक देने की। ये कौन सी बराबरी है भाई? कौन सी बराबरी है? बता दो आप। ये तो गजब की बराबरी है भाई। 2000 से मंदिर 20 रह जाते हैं और वो ये बंदा वहां का रहने वाला बात करता है कि जी भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। पिछले 75 साल में 1 लाख से 3 लाख मस्जिदें हो गई हैं हिंदुस्तान में। लेकिन ये तो आप बताओगे नहीं। यहां के मुस्लिम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आएगा। यहां के मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई है जब हम आजाद हुए थे अंग्रेजों से, उसके बाद से ये आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन झूठ का पुलिंदा आप लोगों ने बांध रखा है, तो रहिए आप झूठ के पुलिंदे में। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपके बात का ना वजन नहीं है। कोई दुनिया में आपकी बातें सुनता नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं यार कह रहा होगा, जो भी कह रहा है वो बकवास ही कर रहा होगा, तो वही बकवास आप लोग करते हैं। दूसरी अब पॉइंट पे आते हैं कि जो वीडियो का टॉपिक था और कि ईरान ने ऑफर किया है। देखिए, ईरान से हम पहले भी तेल लेते रहे हैं, हमें नहीं चाहिए डॉलर,
हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। और इंडिया और रशिया बहुत जल्दी ऐसा चैनल, और हमारी आरबीआई भी ये छूट दे चुकी है कि भाई अब आप लोग भारतीय रुपए में ट्रेड करने का वो करो, शुरू करो। तो धीरे धीरे हम अपनी इकोनॉमी अलग लेवल पे ले जाएंगे। आपको अभी भी डॉलर का इंतजार है, आपको अभी भी डॉलर ही चाहिए, समझ रहे ना। वो जो जिन्ना जी की तस्वीर जिस कागज के टुकड़े पर छपी है, वो कागज का टुकड़ा किसी कीमत का रह नहीं गया है। वो जिन्ना जी का भी अपमान ही हो रहा है कि $1 210 के पार हो गया है, ठीक है। और ईरान से तेल हम खरीदेंगे। और रही बात हमें, जो हमारे इंटरेस्ट में फायदा होगा, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बात कितनी बार कह चुके हैं कि जो राष्ट्र हित में होगा, जो देश के हित में होगा, वो काम हम करेंगे, हमें कोई भी उससे रोक नहीं सकता। अगर हमें रशिया से तेल खरीदना सस्ते में पड़ रहा है और हमारे देश के लिए फायदेमंद है, तो हम करेंगे और कर रहे हैं। अगर ईरान से करना पड़े तो हम उससे भी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि रशिया, ईरान और इंडिया ने मिलकर एक ट्रेड रूट शुरू कर दिया है और रशिया से चल के माल ईरान पहुंच चुका है, ईरान से फिर वो हमारे यहां आने वाला है। और ये रूट ऐसा है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं डिफेंस डिटेक्टिव पर, कि जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से हमने, ईरान और रशिया ने मिलकर पाकिस्तान को छांट दिया। वो आप देखिएगा, जब पूरा डिटेल में दे दूंगा आपको तो समझ में आएगा। और ज्यादा है तो आप जाके गूगल पर पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप लोगों के साथ कौन सा खेल हुआ है अभी। ईरान, रशिया और इंडिया ने मिलकर क्या आपके साथ कर दिया है, तो भी आपको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। तो जैसे ही वो बहुत ज्यादा एक्टिव आना जाना शुरू हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैसे ही घट जाएगी। और अभी आगे आगे देखते चलिए क्या क्या होने वाला है। सिर्फ तेल ही नहीं, अभी तो और भी चीजें, ईरान और रशिया और बीच में उसके पड़ने वाले और भी देश हैं कई जो उसमें शामिल हैं, 6 या 7 देश हैं शायद उसमें शामिल हैं। उनसे क्या वो कमाल करके दिखाते हैं। अगले 15-20 साल में देखिएगा कमाल ही होने वाला है। 15-20 साल तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अगले 10 साल में आप देख लीजिएगा, 10 years। और पाकिस्तान की हालत 10 साल में क्या होगी ये तो पता नहीं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।